हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VN Education पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे जो कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 चल रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 भी लाएंगे और इसके साथ साथ और भी टॉप प्रकाशन का जितना भी है प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवाऊँगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए आप लोग, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी क्या कीजिए और आप शेयर भी क्या कीजिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को अगर विजिट करके नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोग सुना, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में एक ग्रुप में शेयर भी जल्दी से कर दे फटाफट। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे कि समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि समुद्र की गहराई कौन से यंत्र के द्वारा मापी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, फैदोमीटर। क्या हो जाएगा? फैदोमीटर से जो है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। यह जो है कि ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित पानी की गहराई मापने का एक यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ अगर बैरोमीटर के बारे में पूछता है दोस्तों, तो ये आपको बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और अल्टीमीटर से इसकी ऊंचाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है, किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापने में। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान देंगे, यहाँ से हर एक प्रश्न में आपको 2 से 3 क्वेश्चन में आपको कवर करवाऊंगा साथ साथ। तो सभी पॉइंट को सभी पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। ठीक है, इससे आपका एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न ही आपको बनेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहें और इसमें आपको जो आंसर आपको सही इसमें लगेगा आप लोग कमेंट में भी बताते चलिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर की, पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु आंकने में कहा जा रहा है कि मापने में कौन सी विधि का हम लोग यूज़ करते हैं। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम विधि। क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की जो आयु है वो मापा जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि या यूरेनियम विधि के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, RH कारक किस जंतु में देखा गया था। ध्यान दीजिएगा, RH फैक्टर जो है आपको RH कारक है कौन से जंतु में देखा गया था। तो 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, बंदर में। देखिएगा, इस बंदर रिसस नामक एक बंदर था, ठीक है, इसी में देखा गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिसस नामक बंदर पे देखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 1940 में ध्यान दीजिएगा, 1940 में लैंड स्टीनर व वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसस नामक बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH कारक कहते हैं, RH माइनस कारक कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ध्यान देंगे, मिलेराइट किसका यहाँ से अयस्क पूछा रहा है कि किसका अयस्क हो जाएगा आपको। तो इसका 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निकेल का है। किसका है? निकेल का यहाँ पर अयस्क है, मिलेराइट है। साथ साथ ध्यान देंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैंगनीज का कौन कौन सा आपको अयस्क होता है। तो पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट, ये आपको मैंगनीज का आपको अयस्क होता है। मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम में आपको मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट, ठीक है, ये 3 अयस्क आपको आते हैं मैग्नीशियम के। कैडमियम की अगर बात की जाए तो कैडमियम में आपको ग्रीनोकाइट जो अगर पूछ देगा तो ग्रीनोकाइट अयस्क कैडमियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर की, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कितनी जोड़ी निकलती है कशेरुक रज्जु में पूछ रहा है। 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 31 जोड़ा। ठीक है, कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ियां तंत्र निकलती हैं, जिन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। तंत्रिकाएं जो है कि हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ध्यान देंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कशेरुक रज्जु या आपको मेरुरज्जु इसी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। ध्यान देंगे, मानव शरीर के तापक्रम से पूछ रहा है कि संबंध में सही कथन को चुनना है। देखिएगा, मौसम सर्दी के मौसम में घट जाता है, सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, या सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, या किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, कि किसी भी मौसम में शरीर का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है, हमारे शरीर का जो तापक्रम होता है, अगर फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है यदि, तो 98.6, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखेंगे ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस याद रखना है।
और इसके साथ साथ अगर केल्विन पैमाने पे पूछता है मानव शरीर का तापमान, तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ से 310 केल्विन, ठीक है, 310 केल्विन होता है। और रोमर में पूछ देगा तो 29.4 डिग्री रोमर याद रखिएगा, 29.4 डिग्री रोमर। ये 4 पैमाना होता है टोटल दोस्तों, ये किसी भी तापक्रम का 4 पैमाना, ये चारों पैमाने पे बता दिया मैंने, इसको याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सामान्य से बढ़ जाती है। और रक्त में अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी अगर आती है, ऑक्सीजन की सांद्रता में, तो श्वास की गति जो है कि सामान्य से बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है 9 नंबर के लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। इनमें से एंगस्ट्रम, फर्मी मीटर, नैनोमीटर या माइक्रोन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको फर्मी मीटर जो है आपको ये लंबाई की न्यूनतम इकाई मानी जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। फर्मी मीटर यानी कि एटो फेमटो आप लोग को याद होगा, ठीक है, 10 की घात में जो रहता है, तो फर्मी यानी कि फेमटो यानी कि फर्मी मीटर यानी कि 10 के पावर या आपको -15 मीटर यहाँ होता है। वही एटो फेमटो देखिएगा, एटो होता है आपको जाकर के 10 के पावर -18 होता है मीटर। तो इस तरह से आपको फेमटो या फर्मी मीटर जो है आपको ये सबसे कम न्यूनतम लंबाई की इकाई मानी जाएगी। और अगर एंगस्ट्रम की हम लोग बात करें तो एंगस्ट्रम हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10 के पावर -10, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर की अगर बात की जाए तो नैनो होता है 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। माइक्रोन, माइक्रोन की अगर बात की जाए तो 10 के पावर -6 मीटर होती है सभी को। तो इस प्रकार आपको देखिएगा जितना ज़्यादा होता है माइनस में ऊपर घात आपको, तो आपको सबसे छोटा माना जाता है। इसको ये आप लोग जानते होंगे आई होप के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। देखिएगा काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, जो हर समय काम करता है यानी कि आपको सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। तो अब इसलिए आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, हृदय, हार्ट, ठीक है, ये आपको हमेशा बिजी रहता है। यहाँ ध्यान देंगे कि हृदय का जो वजन है पूरे शरीर के वजन का आपको पुरुष में अगर पूछा जाए तो 0.45% होता है, 0.45%, और अगर स्त्रियों में पूछा जाता है तो ये आपको 0.40% होता है, ठीक है, स्त्रियों में माना जाता है ऐसा, ठीक है। अगर हृदय का अगर वजन पूछता है सिर्फ तो 300 ग्राम याद रखेंगे, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम, इसको याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका या किनका विमीय सूत्र M0L1 T इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर किसका होता है, विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, चाल का होता है, ठीक है, चाल का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे चाल के साथ साथ और वेग भी यहाँ पर रख लेंगे हम लोग। चाल और वेग का जो है कि आपको विमीय सूत्र एक समान होता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन के का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान पूछ रहा है कि वायु के गमन का सही क्रम। 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रैकियोल से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। क्या क्या याद रखेंगे आप लोग, नासामार्ग होता है, फिर ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, फिर ब्रैकियोल्स होता है, इस प्रकार से होता है आपको। अगला प्रश्न है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं कौन से हैं। निर्वात में यानी कि वैक्यूम में गमन करने वाले तरंग इनमें से कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये निर्वात में गमन करने वाले हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है इनमें से। तो देखिएगा भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है, लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना या बर्फ का पिघलना। देखिए ध्यान देंगे, पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में अंतर हम लोग पहले समझेंगे। भौतिक परिवर्तन का देखिएगा सीधा सीधी हिसाब ये मान लीजिए कि इस प्रकार होता है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर जो अगला फॉर्म में अगर उसको हम चेंज करें और फिर से अगर वापस उसी फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो आपको भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना मान लीजिए, ठीक है, इनमें से 14 का देखिएगा बर्फ़ का पिघलना आपका यही राइट आंसर भी हो जाएगा डी, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना जो होता है ये आपको भौतिक परिवर्तन यानी कि बर्फ़ अगर पिघल जाता है तो फिर से हम इसको वापस बर्फ़ बना सकते हैं जमा करके, ये आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जैसे कि जंग लगना ये इत्यादि, ये सब मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का पकना यानी कि एक बार जो हो गया उसको फिर से वापस उसी फॉर्म में ना लाया जा सकता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप लोग आई होप के समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, बस सीधी सीधी सेम ये सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व जो पूछ रहा है कि एकमात्र कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 15 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना,
ठीक है, ये आपको कारण नहीं है। देखिएगा आपको केशिकत्व में हो जाता है कि स्याही का सूखना, या तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऊपर जो चढ़ता है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना, ये सब केशिकत्व का है। या तो फिर लालटेन में जो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, ये सब आपको याद रखिएगा, ये सब केशिकत्व का। लेकिन कह रहा है कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। देखिएगा तो गैस आपको इसमें से तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 16 का राइट हो जाएगा। ठीक है, गैस यहाँ से आपका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन से दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है, कितनी होती है। 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि 46% है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% है। 46% होती है, 46 याद रखिएगा आप लोग। और यूरिया का अगर सूत्र पूछता है तो ये भी याद रखेंगे, NH2CO NH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। वायु प्रदूषण का जैव सूचक है निम्नलिखित में से कौन। 19 का सी हो जाएगा दोस्तों, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है कि एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। लाइकेन किसके मिलने से बनता है, कवक और शैवाल, याद रखिएगा नाम। ठीक है, कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। दंत लवक याद रखिएगा। देखेंगे 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। इसको राइट आंसर हो जाएगा। दंत लवक जो है कि ये दांतों का जो एनिमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। परमाणु सिद्धांत अगर पूछता है, देखिएगा परमाणु सिद्धांत का भी खोज किसने की, तो जॉन डाल्टन, नाम याद रखिएगा आप लोग साथ साथ। और जॉन डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कौन सा लेंस का उपयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो निकट में आपको अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, अगर इसमें कन्फ्यूजन होता होगा तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष कह रहा है। देखिएगा ये जो निकट कह रहा है तो निकट, निकट आट आ रहा है ना, आ का मात्रा आ जा रहा है तो आ से मिला दीजिएगा अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष जो होता है, यहीं दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर में दू ऊ आ रहा है आपका, ऊ आपको यहाँ पर उच्चारण आ जा रहा है तो उत्तल लेंस उसमें लगा करके यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको माइंड में सेटअप कर सकते हैं ट्रिक याद करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से याद कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। देखेंगे हम लोग 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, MgCl2। MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन यानी कि प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। काफी अच्छे प्रश्न है। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन किसका है। थॉमस एल्वा एडिसन आपको बल्ब का आविष्कार किए थे, इनका भी नाम याद रखना है साथ साथ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है। तो ये तीसरा ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। तीसरा 26 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपको हो जाएगा। देखिएगा भारत जो है कि PPP, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता जिसको कहते हैं हम लोग, के संदर्भ में विश्व की तीसरी एवं विनिमय दर के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है।
तो देखिएगा वेटलैंड, राजस्थान सरकार के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किसे विकसित करने का योजना बनाया है, तो उदयपुर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हम लोग वेटलैंड के बारे में जानेंगे कुछ हम लोग फैक्ट इसके बारे में, ठीक है। यानी कि वेटलैंड दिवस जो बनाया जाता है आपको रामसर स्थल जिसको कहा जाता है वेटलैंड डे, ये आपको इसके बारे में ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी डेट याद रखिएगा, ठीक है। 2 फरवरी को, ये महत्वपूर्ण काफ़ी हो जाता है, पूछता है एग्जामिनेशन में। 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि ये रामसर स्थल जो मनाया जाता है विश्व आर्द्रता दिवस, ये आपको 2 फरवरी हो जाएगा आपका, ठीक है। और अभी अगर पूछ देगा कि भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो 80 याद रखिएगा, टोटल कितने हैं, 80, इसको भी साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में, तो नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक खेल से संबंधित है, इनका नाम याद रखेंगे, काफ़ी फेमस हुए ये। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुष की भाला फेंक में मौजूद ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, अक्टूबर 2023 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, राइटरस लिमिटेड, ठीक है। राइटरस लिमिटेड ये आपको 16वां पीएससी है जिसे आपको दर्जा दिया गया है नवरत्न का। इसके साथ ध्यान रखेंगे कि आपको राइटर्स लिमिटेड है क्या, ये रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइटर्स लिमिटेड को ये है, इसको प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का किस खेल से है, ये बॉक्सिंग खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ये बॉक्सिंग खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, देखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट किसने तैयार किया है आपको, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है, यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है आईएमएफ ने, 32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.9%, कितना, 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया है, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 जनवरी 2023 ईस्वी को, 13 जनवरी 2023 ईस्वी को आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने वाला, इसको कर विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने लगाया है। यानी कि न्यूजीलैंड ने फलों एवं सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है किसे, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोज यादव को, नाम याद रखेंगे, मनोज यादव को। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि एक पंचायत एक खेल मैदान, ठीक है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की जो शुरुआत हुई है किस राज्य के द्वारा हुई है, ये केरल, आपको यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, आपको केरल ने किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक स्मोक एंड एशेज के लेखक कौन है, देखिएगा स्मोक एंड एशेज के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा सही, अमिताभ घोष का ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 जून को, कब, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष, हर साल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द फैबलमैन से, द फैबलमैन्स आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में अहमदाबाद में किया गया है, अहमदाबाद गुजरात, याद रखिएगा। ये 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही का मिलान कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिलान करना है आपको। 1946 का जो कैबिनेट मंत्री था कौन से विभाग में कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में थे आपको, ये हो जाएगा
गृह मंत्री थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपको 2 में चले जाइए, गृह मंत्री थे, ये आपको गृह विभाग इनको मिला था 1946 के कैबिनेट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है, ये आपको 1 नंबर में चले जाइए। फिर जगजीवन राम जो थे, ये इनको कौन सा विभाग मिला था, या इनको श्रम विभाग मिला था, और 1946 के कैबिनेट में याद रखिएगा, 47 वाला नहीं, ये 46 वाला। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री ये थे, ठीक है। इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है संविधान में संशोधन जो होता है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद इसमें आपको 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 368 में आपको ये संशोधन करने का मिला है। या आपको अगर इसका भाग पूछ देगा तो भाग 20 याद रखेंगे आप लोग, कितना, भाग 20, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर उद्घोषणा जारी हो गई तो कितने माह के भीतर, यानी कि कितने माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है, तो 1 मंथ, 1 माह, यानी कि 30 दिन याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें क्या देखिएगा, कैबिनेट सचिव जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अदरवाइज प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और महान्यायवादी, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पैंतालीस नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। देखिएगा, भारतीय संसद जो है कि आपको किससे मिलकर बनती है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। 45 का मिलकर बनती है, यहाँ ध्यान देंगे। देखिएगा, इसका राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके संसद का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 46 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, ए ऑप्शन कहता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी नहीं होगा। देखिएगा, यहाँ पर आपका सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे यहाँ पर कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिक के परीक्षण के लिए है आपको, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के एक जो है कि एक संविधानोत्तर संस्था है जिसके स्थापना कब हुई थी। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना पूछता है तो 6 अगस्त 1952, ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 6 अगस्त 1952, 1952 में हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस विषय पर किया गया था। कौन से विषय पर किया गया था प्रथम संविधान संशोधन, तो 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे सी हो जाएगा, भूमि सुधार पर किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, यह भी डेट जानेंगे आप लोग, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान में संशोधन पहली बार 1951 ईस्वी में हुआ था, पहला संशोधन, जो कि भूमि सुधार पर यह आधारित था। इसी संशोधन में भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसी में आपको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषयों को राज्य सूची की समर्थित सूची में स्थानांतरण किया गया है। तो 49 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 78 में। तो इसी में आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये देखिएगा यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वर्तमान में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य
संबंधों का संचालन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1900 ये आपको 78 में हुआ था। अभी मैंने ऊपर में बताया 1978 में, 44वां आपको 76 में हुआ था। अगला प्रश्न 51 नंबर हम लोग देखेंगे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कृष्ण छिद्र ये जो आपको है ये ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है। ये कृष्ण छिद्र सिद्धांत प्रतिपादक थे इसके, तो एस चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ये स्पेन और फ्रांस आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? डी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र ये आपको कहाँ है? तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। ध्यान देंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये पर्वतीय दरों का सही आपको पूछ रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर। ये आपका देखिए डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये आपको वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ है, तो यानी कि इस क्रम में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से देखिएगा आपका सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आ जाएगा आपका शिपकीला दर्रा, ये आपको कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में शिपकीला। फिर आपको 4 आ जाएगा लिपुलेख दर्रा, ये आपको कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। फिर उसके बाद 1 के बाद 4, फिर जाकर के 2 हो जाएगा नाथुला दर्रा, ये आपको कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। फिर बौंडीला दर्रा, ये आपको किधर है? एकदम पूरब साइड चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट राज्य में, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, AP, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर आपको 55 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों। एन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, एन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचियों को सूचितों से यहाँ पर मिलान करना है। वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र दिया है कि कौन से वनस्पति के प्रकार कौन से क्षेत्र में पड़ता है आपको। यहाँ पर देखिएगा माकची जो है आपको कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो माकची जो है कि आपको भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। फिम्बस जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। फिर उसके बाद चैपरेल हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया, और उसके बाद आपको मैटोरल चिली में पड़ता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है उसे। पारिस्थितिक तंत्र जो है आपको पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यह 1935 ईस्वी में एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। 1935 ईस्वी में एजी टेंसले नामक एक वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो लागू की गई थी, आपको कर्नाटक में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा आपको। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में 2007 ईस्वी में, कब? 2007 में आपको खरीफ सीजन में, जो खरीफ का जो सीजन चल रहा था उस समय लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी कब? 1965 ईस्वी में। आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 60 नंबर की, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का पूरक है। ये राजकोषीय नीति का पूरक है मौद्रिक नीति। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक के वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? आपको मानो कि बाधक हो जाता है, कौन सी एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हो जाता है? तो 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ से आपका राइट है। निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी आपको ये कारक जो है ये आपको बाधक बनता है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है कैसे?
देखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, बृहद मुद्रा बटा में आरक्षण मुद्रा। ठीक है, बृहद मुद्रा बाई आरक्षण मुद्रा, इस तरह से आपको भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। 64 नंबर प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? सम्मिलित नहीं करता है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण ये सम्मिलित नहीं करता है। अदरवाइज गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग असमता में कमी लाना, यह आपको सम्मिलित करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूछ रहा है कि निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो इसको सम्मिलित नहीं करता है, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? 1931 इसमें पूछ रहा है। 65 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती कुसुम देवी। तो यह आपको VVI लगा लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न जो है ना कि पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा 1931 में कह रहा है कि भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी, तो उसे फांसी के विरोध में जो आरा में कह रहा है, बिहार के आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो श्रीमती कुसुम देवी के आपको नेतृत्व में। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? देशी रियासतों के लिए किया गया था। 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बटलर समिति यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ध्यान देंगे हम लोग कि बटलर समिति की स्थापना कब की गई थी गठन? तो 1927 ईस्वी में की गई थी बटलर समिति की गठन। ठीक है, तो ये आपको जो है कि इस बटलर समिति के गठन की देशी रियासतों के लिए किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67 नंबर कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? देखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान पूछ रहा है कि भू राजस्व की व्यवस्था की सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रों में जो लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहितवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रहितवाड़ी व्यवस्था। 67 का आपको सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। कितना आपको यह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में लागू किया गया था, लगभग आपको 51% है। ठीक है, 51% में। अगला प्रश्न है आपको, और ये भी जान लीजिएगा फैक्ट कि रहितवाड़ी व्यवस्था जो ये किया गया था, तो टॉमस मुनरो ने भारत में रहितवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ व्यापक स्तर पर किया था। उनका नाम याद रखेंगे, टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्रोह का कालक्रम अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, फिर पावना विद्रोह। इस प्रकार से आपको सही हो जाएगा। देखिएगा सन्यासी विद्रोह जो है कि आपको कालक्रम अनुसार पूछ रहा है। देखिएगा ये आपको आया था 1763 से 1800 ईस्वी। ठीक है, 1763 से 1800 ईस्वी। चलिए ठीक है, सन्यासी विद्रोह, इसके नेता थे आपको केना सरकार और द्विजय नारायण। नील विद्रोह जो हुआ था आपको, ये आपको 1859 से 1860 है, 1859 से 1860 चला था। इसके नेता थे तिरु सिंह। और उसके बाद पावना विद्रोह अगर आ जाएगा, तो पावना विद्रोह में हो जाएगा जाकर के 1873 से 1876, 1873 से 1876। और इसके नेता थे जाकर के ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो देखिएगा बंगाल गजट जो आपको प्रकाशित हुआ था, ये सबसे पहले कब? 1780। इसका डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है इसका। तो 1780 में बंगाल गजट आया था। और इसके आपको ये थे आपको 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स हिकी, यानी कि जेम्स ऑगस्टिन हिकी इनका पूरा नाम था। इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 70, अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी में ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? अरुंडेल कमेटी किसकी सिफारिश की थी? ये हो जाएगा आपको, देखिए 1906 आपको डेट आ रहा है, तो 6 से आपको लोग इस प्रकार आपको यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु ये अरुंडेल कमेटी ने इसका सिफारिश किया था। इसको 1906 से पकड़ा जाएगा कि आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, क्योंकि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। छोटा डेट भी इसका याद रखिएगा, बंगाल विभाजन का 16 अक्टूबर। छोटा डेट बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 5 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, 71 का यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या हो जाएगा, इंडिया लीग जो है आपको इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी। फिर जाकर के बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, और इंडिया एसोसिएशन 1876 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से आपको सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं का रचना करता था? ध्यान दीजिएगा,
गुरमुखी नामक शीर्षक से इन्होंने जो ये है कि कविताओं की रचना करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 72 का ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। देखिए काफ़ी फेमस चर्चित प्रश्न है, आपको इसको याद रखिएगा। गुरमुखी नामक शीर्षक से ये कविताएं लिखा करता था, रचना करता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे। देखिएगा ये 1489 से 1517 ईस्वी, 1489 से 1517 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और ध्यान दीजिएगा आगरा शहर की स्थापना भी इन्होंने ही किया था 1504 ईस्वी में, यह भी याद रखेंगे। 1504 में आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको। देखिए गुरुमुखी एक शीर्षक है, एक गुरुमुखी लिपि भी आती है, गुरुमुखी लिपि भी आती है। ये आपको गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखिएगा सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर, बिल्कुल सही है। रोपड़ चिनाब दे रहा है, जो कि गलत ही है, सतलुज नदी के किनारे बसा है। कोडजी जी सिंधु, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ध्यान देंगे चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था आपको, ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, डेट याद रखेंगे इसका। 1194 ईस्वी में ये जो लड़ा गया था आपको मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो देखिएगा इस पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें है 74 का। देखिएगा ये इसमें है, आपको डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और इससे थोड़ा सा और अगर पहले चलेंगे हम लोग, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें आपको चौहान जीता था और गौरी हार गया था, ठीक है। और 1192 में, इसके तत्पश्चात एक साल बाद 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें आपका मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। इसको भी याद में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से, ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का, कि निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने की थी। तो देखिएगा संयोगन, ईस्ट सिंह, हर्षवर्धन, फाहियान। तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट सिंह, ठीक है। ईस्ट सिंह आपको सबसे बाद में आया था। ईस्ट सिंह जो है कि आपको ये कब आया था, देखिएगा डेट के अनुसार हम लोग जानेंगे तो इसका फैक्ट पता चलेगा। देखिए संयोगन कब आया था, संयोगन आपको 518 ईस्वी में आया था। कब, 518 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में आया था, ये 518 ईस्वी में आया था, ठीक है। फिर हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन कब आया था, तो हर्षवर्धन तो यहाँ का शासक ही था, ठीक है। ये देखिएगा फाहियान क्या है, फाहियान जो आया था आपको ये 399 ईस्वी में, 399 ईस्वी, ठीक है। ईस्ट सिंह आया था जो आपको 7 AD यानी कि 7 AD आपको 7 ईस्वी में आया था, 7 AD के अंत में, ठीक है। एनो डोमिनी कहा जाता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के दिन के बाद का दिन जो होता है, जो डेट हो जाता है वो एडी में गिना जाता है, यानी कि ईस्वी में, ठीक है, एनो डोमिनी, इसको याद रखिएगा। तो 7 AD में आया था, ईस्वी के इसके अंत में आया था, लास्ट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबसे बाद के हिसाब से ईस्ट सिंह हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।